नमस्कार दोस्तों, ग्रीन शेड चैनल प्रस्तुत करता है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे पर एक खास वीडियो। दोस्तों, ये जो दृश्य दिख रहा है ये एरियल व्यू है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक झलक आपको दिखाते हैं। वर्षा वन हमारे ग्रह के फेफड़े कहलाते हैं। हर वर्ष 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया जाता है ताकि इन अद्भुत वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। इस खास मौके पर ग्रीन शेड चैनल लेकर आए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह से गहराई से जुड़े वर्षा वनों पर आधारित एक सुंदर वीडियो। अंडमान निकोबार के घने सदाबहार वर्षा वन सिर्फ जीव विविधता से भरपूर नहीं बल्कि यहाँ पाए जाने वाले कई वनस्पति और जीव जंतु दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। यह वनस्पति हजारों पक्षियों, पेड़ों, तितलियों और दुर्लभ जानवरों का घर है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानें इस वर्षा वनों की खूबसूरती, उनका महत्व और हम सभी की जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी के लिए इस वनों की संरक्षण और सुरक्षित रख सके। यह वीडियो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तीनों डिस्ट्रिक्ट साउथ, नॉर्थ मिडिल तथा निकोबार डिस्ट्रिक्ट के हर एक प्रांत के विशेष वनस्पति के बारे में हम रूबरू कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अंत तक जुड़े रहे हमारे चैनल में और इस वीडियो को देखते रहे ताकि आपको अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के वर्षा वनों के बारे में आपको खास जानकारी मिले। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ ऐसे अनटच्ड पैराडाइज के बारे में भी बताएंगे, उसकी खूबसूरती के बारे में बताएंगे, विशेष टापू के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे इस वीडियो में डॉक्टर भगीरथ देवनाथ, रेसिडेंट ऑफ लक्ष्मणपुर शहीद द्वीप। उनसे भी एक खास वार्तालाप रहेंगे इस विषय में, इस दिन के बारे में, 22 जून के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं डॉक्टर भगीरथ जी से और जानते हैं इस दिन के बारे में। नमस्कार। आज 22 जून 2025 है। आज का दिन वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के रूप में पूरा विश्व में तथा हमारा भारतवर्ष साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में माना जाते हैं। इस दिन का जो 22 जून को हम लोग मनाते हैं, इसका शुरुआत सबसे पहले 2017 को हुआ था। यूएस बेस्ड एक एनजीओ जिसका नाम था रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप, उन लोगों ने इस दिन का 2017 में 22 जून को पहला बार मनाया। उनका साथ में उद्देश्य होता कि वर्ल्ड स्तर में ग्लोबली जो एक व्यापक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए इस रेन फॉरेस्ट का बचाने के लिए, रेन फॉरेस्ट का संरक्षण के लिए। तब से जो है वर्ल्ड वाइड इस दिन को 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे का रूप में मनाया जा रहा है। सर, अब हम जानना चाहते हैं कि रेन फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबली किस प्रकार है, आप थोड़ा इस पे साझा करिए। जी हाँ, अगर रेन फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ग्लोबल लेवल में देखेंगे तो मेनली 3 जगह में इसका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा देखा जाता है। जैसा कि साउथ अमेरिका में अमेजन बेसिन है जहाँ में वर्ल्ड का 60% रेन फॉरेस्ट वहाँ में पाया जाता है। सेकेंडली अगर हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आएंगे, आप लोग को सबको पता है वहाँ का जो कॉन्गो फॉरेस्ट है, जो कॉन्गो रिवर का आसपास में है, वो है करीबन वर्ल्ड का 18 से 20% फॉरेस्ट वहाँ में पाया जाता है। और थर्डली अगर हम लोग देखेंगे वो है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारा कंट्रीज आते हैं जैसे थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपाइंस, ये सब आते हैं। साथ ही साथ हमारा इंडिया। तो अगर हम लोग इंडिया में रेन फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इंडिया में मैक्सिमम 3 जगह में देखा जाता है। मेन पहला है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र आता है, जिसको यूनेस्को की तरफ से
वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। सेकेंडली जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिसको हम लोग सेवन सिस्टर बोलते हैं, मेघालय, असम, अरुणाचल, ये सब। और थर्ड जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रेन फॉरेस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। करीबन 86% फॉरेस्ट अंडमान में पाया जाता है। वर्ल्ड लेवल में अगर हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट कवर, तो वर्ल्ड लेवल में 31% ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर है, और हमारा इंडिया में करीबन 22%, और हमारा इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो है 86% है। तो मेरे को मैं ये कहना चाहूँगा कि अंडमान का जो फॉरेस्ट है बहुत ही रिच है, रिच बायोडाइवर्सिटी हमें दिखा जाता है। अंडमान में करीबन 2200 स्पेसीज है फॉरेस्ट का, फ्लोरा का, उसमें से 200 स्पेसीज एंडेमिक है। जैसा यहाँ का जो सबसे अच्छा जो ये है पैडाक है, लकड़ी पैडाक यहाँ का एंडेमिक स्पेसीज है, तो इसीलिए इसको स्टेट ट्री भी बोलते हैं अंडमान का पैडाक। जैसे कि दोस्तों डॉक्टर भगीरथ जी ने सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया जिक्र किया, उसमें आते हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य घने वर्षा वनों से आच्छादित है। यहाँ की वर्षा और पहाड़ों भूभाग जैव विविधता को पनपने और आदर्श वातावरण प्रदान करता है। खासकर मेघालय की चिरापुंजी और अरुणाचल प्रदेश के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन जंगलों में अनेक दुर्लभ वन्यजीव, पक्षी, औषधि पौधे पाए जाते हैं तथा आदिवासी संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। मैंने अभी जो दृश्य वीडियो आपको दिखाया, ये वही सेवन सिस्टर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स के दृश्य है, और आगे भी दिखाएंगे अंडमान के। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर जी से। तो सर, जैसे कि आपने बहुत अच्छा बताया डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम जानना चाहते हैं जी कि अंडमान निकोबार भी इंडिया के पार्ट है, और यहाँ भी आपने जैसे का जिक्र किया है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, और कम से कम 86% जो है यहाँ पर फॉरेस्ट पाया जाता है। तो यहाँ क्या आप इसमें थोड़ा खुलासा करेंगे किस प्रकार ये फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है अंडमान निकोबार आइलैंड में? जी हाँ, मैं जैसा आपको बताया कि यहाँ का करीबन 86% जो है फॉरेस्ट कवर है, और यहाँ का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 8249 स्क्वायर किलोमीटर, और उसमें से 7171 स्क्वायर किलोमीटर जो है फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ का जो फॉरेस्ट बहुत ही रिच है। और जो फॉरेस्ट टाइप्स के बारे में अगर हम बोलेंगे तो यहाँ में मेनली जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, और जो कोस्टल एरिया में जैसा कि आपका मैंग्रोव्स है, लिटोरल फॉरेस्ट है, लिटोरल फॉरेस्ट में कैजुलिया, पेंडानास, ये सब आते हैं। और इस फॉरेस्ट को जो है अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारा जगह में देखने को मिलता है, जैसे कि डिगलीपुर में सैडल पीक नेशनल पार्क है, फिर आपका मिडिल अंडमान में नॉर्थ बदन, साउथ बदन नेशनल पार्क, मणिपुर नेशनल पार्क। अगर हम लोग साउथ में जाएंगे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, और भी बहुत सारा एरिया को एज ए सेंचुरी और मैरीन नेशनल पार्क है, ये सब डिक्लेयर करके रखा कि इस फॉरेस्ट को संरक्षण करने के लिए, इस फॉरेस्ट को संरक्षण करने के लिए आने वाला पीढ़ी के लिए, और इसीलिए जो है इसको ये सब एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेयर करके रखा। दोस्तों, जैसे कि जिक्र किया, ये ग्रेट निकोबार के गलथिया रिवर है, वहाँ पर पाए जाने सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट थुलियन, जिसका लगभग ऊंचाई 642 मीटर्स है। ये सदाबहार वन है जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का एक प्रमुख हिस्सा है। और ये जो रिवर देख रहे हैं, गलथिया रिवर, बहुत ही प्रसिद्ध है, मैरीन नेशनल पार्क के अंतर्गत आते हैं। यहाँ बहुत सारे जीव के विविधता पाए जाते हैं। हम आपको दिखाएंगे इंडिया के जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, ये सुनामी का बाद का दृश्य है। ये देखिए, आपको हम लाइट हाउस भी दिखाएंगे। तो बहुत रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट, तो हम जानते हैं। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे ये
लिटिल अंडमान जो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। यहाँ के जो वनस्पति है वो अद्भुत है। आप ये हेलीकॉप्टर से लिया हुआ एरियल व्यू है, हाल ही में इसका वीडियोग्राफी हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं किस प्रकार प्रकृति ने सजाया है इस खूबसूरती को, इस आइलैंड्स को। ये अंडमान निकोबार में 572 आइलैंड्स हैं, जिनमें लगभग 7171 स्क्वायर किलोमीटर जो है फॉरेस्ट रिजर्व है। ये जो है लिटिल अंडमान के डुआंग क्रीक स्थित का ये दृश्य है। कितने खूबसूरत नज़ारा है, ऊपर से लिया गया हाल ही में। तो चलिए दोस्तों, अगर हम लिटिल अंडमान आते हैं तो यहाँ का जो सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स जो वाइट सर वाटरफॉल्स है, उसका भी झलक हम आपको दिखाएंगे। जो दान है इस वर्षा वनों का, क्योंकि जहाँ वर्षा वन है वहाँ नदियाँ निकलता है, वहीं से वाटरफॉल्स भी आपको दिखेंगे। अब हम आपको दिखाएंगे लिटिल अंडमान के वाटरफॉल्स। जी हाँ दोस्तों, मैंने जिक्र किया, बहुत ही खूबसूरत ये वाटरफॉल्स है। ये प्रकृति के एक खूबसूरत वरदान है। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे नॉर्थ में, डिगलीपुर अंडमान निकोबार के। ये जो दोस्तों कुछ ट्रैकिंग कर रहे हैं हमारे मित्र, ये सैडल पिक जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा बिंदु है, जिसकी ऊंचाई लगभग 732 मीटर है। यह शिखर सैडल पिक नेशनल पार्क पे भीतर स्थित है, जिनमें लगभग 32.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला घना सदाबहार और पश्चिम मध्योत्तर में जंगलों में स्थित है। दोस्तों यहीं से निकलते हैं कालपोंग रिवर, जहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत बिजली उत्पादन किया जाता है। और ये जो दृश्य है ये सैडल पिक का है। काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ विद परमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो जाते हैं। दोस्तों यहाँ से सी व्यू की बहुत अच्छा जो नज़ारा आपको दिखाई देंगे। ये अंडमान में स्थित है, डिगलीपुर में स्थित है सैडल पिक। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर भगीरथ जी से आगे। जैसे कि सर आपने जिक्र किया है कि अंडमान निकोबार में वन विभाग द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, तो इस प्रकार से जो रिजर्व किया जाता है ताकि हमारा फॉरेस्ट सुरक्षित रहे। तो अब हम जानना चाहता है कि किस प्रकार के थ्रेट्स आने वाले दिनों में फॉरेस्ट के संरक्षण में आप देखते हैं। जी हाँ, अगर हम लोग मेन थ्रेड्स को देखेंगे तो ये है डिफॉरेस्टेशन। बहुत सारा टूरिज्म का प्रोजेक्ट, रोड्स बनाने के लिए और भी सरकार का जो भी प्रोजेक्ट है, ये सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जैसा अर्बनाइजेशन है, इस सब के लिए क्या होता है, फॉरेस्ट का कटाई होता है। तो ये एक थ्रेड्स है फॉरेस्ट का, जो फॉरेस्ट एरिया कम होने में। दूसरा है, जैसे कि हम अंडमान का संदर्भ में देखेंगे, जो इलीगल पोचिंग ये सब होता है, इसको जो है ये एक थ्रेट्स है। दूसरा है, बहुत सारा जगह में, अगर अंडमान में तो माइनिंग एक्टिविटीज़ नहीं है, अगर हम इंडिया लेवल में देखेंगे और वर्ल्ड लेवल में देखेंगे, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होता है उसका पीछे भी फॉरेस्ट का डिस्ट्रैक्शन होता है। और तीसरा है क्लाइमेट चेंज। ये आने वाला दिन के लिए एक थ्रेड है कि क्लाइमेट अगर चेंज होगा तो हमारा जो आइसबर्ग वगैरह पिघलने का पीछे समुद्र का पानी का जल स्तर ऊपर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, बहुत सारा लोलैंड एरिया का जो फॉरेस्ट है वो आने वाला दिन में नष्ट हो सकता है। तो सर हम ये पूछना चाहते हैं कि इस दिन के उपलक्ष्य पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी में। जी हाँ, इस दिन को हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, समाज में एक व्यापक जो है जागरूकता क्रिएट करना, ताकि हमारा फॉरेस्ट को बचाया जा सके। अंडमान निकोबार आइलैंड में हम लोग देखेंगे तो सबसे बड़ा रोल जो है यहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो प्ले कर रहा है। इस दिन को वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। साथ ही साथ में हमारा जो सरकार का बाकी विभाग है और यहाँ का जो NGOs, लोकल यूथ, बाकी PRI इंस्टीट्यूशन, ये लोग भी इस दिन को मनाते हैं ताकि समाज में एक व्यापक जागरूकता पैदा हो। और इस दिन को मनाने के लिए हम लोग बहुत तरह तरीके से मना सकते हैं, जैसे कि हमारा स्कूल का जो स्टूडेंट्स है, कॉलेज का स्टूडेंट्स है, लोकल यूथ है, इस लोगों को लेके हम लोग, अभी बारिश का मौसम है, हम लोग ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं। अब
बीच क्लीनिंग कर सकते हैं, नेचर वॉक में लेके जा सकते हैं, स्कूल कॉलेज में बहुत सारा कंपटीशन हम लोग करा सकते हैं, ताकि बच्चों के अंदर में एक जागरूकता पैदा हो, ताकि ये फॉरेस्ट को, ये हमारा धरोहर है, इसको रक्षा करना है। और अगर हम देखेंगे फॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, हम लोग जो यहाँ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 2004 में जो सुनामी हुआ था, उस समय हम लोगों ने देखा कोस्टल एरिया में हमारा सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स पाया जाता है। जहाँ जहाँ हमें कोस्टल एरिया में मैंग्रोव्स है, वहाँ सुनामी का इफेक्ट थोड़ा कम हुआ है। जो वेव्स आया था, उस वेव्स को रुकाने के लिए दीवार का तरह काम जो है मैंग्रोव्स ने किया है। उसका बाद से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है कोस्टल एरिया में मैंग्रोव प्लांटेशन के ऊपर में स्पेशल जोर दिया है। जैसा कि हमारा शहीद द्वीप है, हम लोग शहीद द्वीप में रहते हैं, छोटा सा टापू है, यहाँ में भी 2014 से बहुत सारा मैंग्रोव प्लांटेशन किया गया है। करीबन 5000 सीडलिंग यहाँ में गाड़ा गया है और वो प्लांटेशन बहुत अच्छा से हो रहा है। हमारा शहीद द्वीप में देखें, यहाँ में भी एक रिजर्व फॉरेस्ट है, भरतपुर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, ताकि इस आइलैंड का जो इकोलॉजी है वो बना रहे। फॉरेस्ट को बचाना है, हमारा आने वाला जनरेशन के लिए फॉरेस्ट को सुरक्षित करने के लिए इस आइलैंड में भी जो 1/3 पोर्शन है वो रिजर्व फॉरेस्ट का हिसाब से डिक्लेयर करके रखा है। दूसरा है कोस्टल बेल्ट में जो हम लोगों ने बोला था, जो यहाँ में आपका लिटोरल फॉरेस्ट पाया जाता है, उसमें कैजुरिनिया भी आता है। अगर कैजुरिनिया का प्लांटेशन हम लोग कोस्टल एरिया में करेंगे तो यहाँ में समय समय में सामुद्रिक तूफान आता है, तो कैजुरिनिया अगर लाइन से हम लोग कोस्टल एरिया में लगाएंगे तो एक दीवार का तरह काम करेंगे। इसको हम लोग विंड ब्रेकर भी बोलते हैं। जैसा समुद्री तूफान जब आएंगे, इसको पहले कैजुरिनिया को हिट करेगा, हिट करने के बाद फिर अंदर में जो हमारा विलेज एरिया है वहाँ में जाएंगे, तो वहाँ जाते जाते हवा का स्पीड कम हो जाता है और जिससे जो नुकसान होगा वो कम होगा। इसके वजह से भी हम लोग कैजुरिनिया का प्लांटेशन का ऊपर में बहुत सारा जोर दिया है। प्लांटेशन बहुत सारा हमें किया है, बहुत सारा अच्छा से हो रहा है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आइए हम सब मिल के जो है पेड़ लगाए। एक ही उद्देश्य, हमें पेड़ लगाना है, पेड़ को बचाना है। और जो पेड़ है उसको भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को काटना नहीं चाहिए। कुछ भी पर्पस के लिए हमें पहले देखना होगा, पेड़ को बचाते हुए हमें काम करना है। तो हमें पेड़ को बचाना है, यहाँ का जो जो पीढ़ी है उसके लिए सबको बचा के रखना है। तो इसके लिए अंडमान का जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना चाहिए। और जो टूरिज्म है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इको टूरिज्म के ऊपर में जोर देना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट भी जरूरी है, टूरिज्म भी जरूरी है, यहाँ का जो लाइवलीहुड है इसके लिए। लेकिन जो भी ये प्लांटेशन है इसको बहुत हम लोग आता है। और ये जो है ब्रोगोनिया जो है, इसका जो स्पीसीज है बोटेनिकल नेम है ब्रोगोनिया है स्लेंडरिका। हाँ, इसमें 3-4 स्पीसीज होता है। एक लाल खाड़ी बोलते हैं, एक भिंडी खाड़ी बोलता है, लोकल नेम है। हाई टाइड या जब साइक्लोनिया जो भी आएगा, इसका वजह से मतलब पानी को डाइवर्ट करता है, मतलब ये सी शोर साइड में गाइड करता है, मतलब किनारे साइड में जितना भी सी शोर साइड में मतलब प्लांटेशन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर भगीरथ जी ने जिक्र किया, भरतपुर में जो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है उसी के ये कोस्टल एरिया जहाँ पर प्लांटेशन किया है। हर वर्ष यहाँ वन विभाग द्वारा प्लांटेशन किया जाए ताकि कोस्टल बेल्ट को सुरक्षित रख सके। जैसे कि बहुत सारे आपदा आते हैं, सुनामी जिस तरह हमने कहर झेला है, तथा जो साइक्लोन हिट करते हैं हर वर्ष अंडमान में, उस प्रकोप से बचाते हैं हमें। और ये प्लांटेशन, ये जो एक्चुअली ये वेजिटेशन है, ये जंगली घाट में स्थित है और ये बताता है सुनामी से किस प्रकार इफेक्ट को जो कम करने में मदद किया ये कोस्टल बेल्ट में उपस्थित जो मैंग्रोव्स है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और इस वीडियो को अगर आप पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लेके आए। एनवायरनमेंट से रिलेटेड, हमारे पृथ्वी सुरक्षित रहे, हमारा घर सुरक्षित रहे। इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी, ये अवेयरनेस हर किसी के पास पहुंचना चाहिए ताकि हमारा फॉरेस्ट सुरक्षित रहे। इसीलिए कहा जाता है फॉरेस्ट इज़ द हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर फॉरेस्ट नहीं है तो इंसान, जानवर, हमारा किसी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बना रहे, धन्यवाद।